हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो आज हम सब एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट हमारा है एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है ना, जो कि डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में पढ़ाया जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो हमारा क्या है सब्जेक्ट, वो आपका है एस्टीमेट। ठीक है, एस्टीमेट, ठीक है, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है ना, वैल्यूएशन, तो ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है ना, और इसी को हम सब क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हिंदी में आपको कहते हैं आकलन। ठीक है, आकलन और लागत। ठीक ना, और मूल्यांकन। ठीक है, यह हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम सब आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, आज हमारा पहला चैप्टर है, इसमें हम सब एस्टीमेट के पूरे बेसिक बातों को जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टीमेट मतलब होता है आकलन। आकलन मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई निर्माण कार्य करने जा रहे हैं या कोई भी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुल खर्चा कितना आएगा और किन किन क्षेत्रों में आएगा। क्षेत्र मतलब क्या है, किस प्रकार से आपका जो खर्चा आने वाला है वह अलग अलग भागों में बंटने वाला है। ठीक है, उन सब का जो सूची होता है उन सबको पढ़ना, ये होता है आपका एस्टीमेट। ठीक है, और यह कॉस्टिंग मतलब लागत। ठीक है ना, मतलब जब आप गणना कर रहे हैं, आपने प्राकलन कर लिया, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, उसको आप लेके आएंगे, खरीदेंगे। ठीक है, तो आप जो गणना की है आपने, ठीक है, उसके अनुसार देखेंगे कि उसकी लागत कितनी है, उसकी मूल्य कितनी है, तो वो हमारी आती है आपकी कॉस्टिंग के अंतर्गत, लागत के अंतर्गत। ठीक है, फिर आपका जो अगला है वैल्यूएशन। ठीक है ना, वैल्यूएशन, ठीक है, जो आपका ये है वैल्यूएशन, इसमें क्या होता है कि आपने संरचना बना डाली, ठीक है, एकदम बन के तैयार हो गई। अब क्या करना है, आपको उसको रेंट पे देना है या बेचना है। ठीक है ना, तो उस दौरान जो आप मूल्य निर्धारित करते हैं अपने भवन का या रूम का, ठीक है, तो वही होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, वही उसकी कीमत होती है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में ये एक छोटा सा इंट्रो था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एस्टीमेट। एस्टीमेट के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो क्या है, हमारा एस्टीमेट। ठीक है ना, एस्टीमेट हम सब पढ़ेंगे, एस्टीमेट के प्रकार क्या क्या हैं, इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ये एक टॉपिक है एस्टीमेट। ठीक है ना, एस्टीमेट, ठीक है, इसको कहते हैं आकलन। ठीक है, यह आपका आकलन है, पराकलन है। ठीक है, और इसको कहते हैं आगणन। ठीक है, आगणन, इन सभी नामों से एस्टीमेट को जानते हैं। ठीक है ना, तो एस्टीमेट का अभी मैंने आपको जो मतलब बताया है वही है सब कुछ। ठीक है ना, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है ना, तो एस्टीमेट, ठीक है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, निर्माण कार्य से पूर्व, ठीक है ना, क्या करना, गणना करना, आकलन करना, आकलन करना। ठीक है, ये इसका मतलब है। और किसका आकलन आप करेंगे, ठीक है ना, निर्माण काल के दौरान, निर्माण काल, ठीक है ना, निर्माण काल के दौरान आने वाले व्यय का। ठीक है ना, तो जो एस्टीमेट का मतलब है क्या है, एस्टीमेट का मतलब क्या है, किसी भी निर्माण कार्य को करने से पूर्व, आप ध्यान सुनिएगा,
किसी भी निर्माण कार्य को करने से पूर्व स्वीकार विधि से या किसी प्रत्यक्ष विधि से जो निर्माण कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें कितनी लागत आ रही है, उसका कितना खर्चा आ रहा है, उन सब को सूचीबद्ध करके ज्ञात करना, वैल्यू मात्रा, ठीक है ना, वही आपका होता है आकलन। किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व स्वीकार विधि से निर्माण लागत में आने वाला व्यय का अनुमान लगाना आपका एस्टीमेट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से नोट्स पढ़ लीजिएगा सभी, और अभी आप क्या करेंगे यहाँ से एकदम विस्तार पूर्वक समझ लीजिए कि ये होता क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो आपका ये एस्टीमेट है, एस्टीमेट का अर्थ है आकलन, प्राकलन या आगणन, ठीक है ना। तो एस्टीमेट को हम इन 3-4 नामों से जानते हैं, ठीक है। एस्टीमेट का एक मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि यदि आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कितना खर्चा आ रहा है और किन किन भागों में वो खर्चा बटा हुआ है, उनका सूचीबद्ध तरीके से अध्ययन ही आपका होता है ये एस्टीमेट, ठीक है ना। तो ये आपका एस्टीमेट है, एस्टीमेट के बारे में, ठीक है ना। अब बात आती है कि एस्टीमेट अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमें लाभ क्या क्या होंगे, इसके उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है, और लाभ क्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहले जो बात आती है एस्टीमेट का, ठीक है ना, तो एस्टीमेट का ये अगला क्या है आपका उद्देश्य, ठीक है ना। तो एस्टीमेट के उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में समझ लीजिए आप, ठीक है ना। उद्देश्य, एस्टीमेट का उद्देश्य आपका पहला जो है कि क्या है, यदि आप कोई निर्माण कार्य करने वाले, ठीक है ना, तो उस निर्माण कार्य से पूर्व आप उस खर्चा का अनुमान लगा लेंगे या लगाना ही, ठीक है। यदि आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, उस निर्माण कार्य से पूर्व उसमें आने वाली खर्चे का या व्यय का या लागत का अनुमान लगाना, यह एक आपका तो मूल उद्देश्य है, क्योंकि इससे क्या करेंगे आप, जितनी आपकी आमदनी है या कह सकते हैं आपके पास जितना पैसा है, ठीक है ना, उसके अनुसार ही तो आप गणना करेंगे, उसके अनुसार आप भवन का आकलन करेंगे और उसकी लागत का स्वरूप तैयार करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो है, उसमें कितने श्रमिक हैं उनकी मात्रा ज्ञात करने में, कितना समय लगेगा निर्माण कार्य को पूरा होने में, उसमें कितनी सामग्री कितनी मात्रा में लगेगी, इसका मात्रा का पता लगाना, ये आपका उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य और लाभ, लाभ इसके क्या क्या हैं, लाभ है कि यदि आप आकलन कर लेते हैं, ठीक है, यदि आप एस्टीमेट किसी भी निर्माण कार्य का तैयार कर लेते हैं, तो उसमें आपको निर्माण काल की पूरी समयावधि, कितने कर्मचारी या श्रमिक कह सकते हैं आप, कितना पदार्थ लगेगा, ठीक है ना, और कितने उपकरण लगेंगे, वहाँ पे आने जाने की व्यवस्था क्या होगी, ठीक है ना, साधन क्या होंगे, उपकरण क्या होंगे, और इन सब में जो लागत आने वाली है, इन सब की जानकारी करना ही इसका मेन उद्देश्य है, किसका, एस्टीमेट का, ठीक है। अब जो बात आती है कि एस्टीमेट जो है आपका, उसकी जो गणना है, ठीक है, वो आप किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। एस्टीमेट जो है आपका वो 2 प्रकार से करते हैं, ठीक। तो एस्टीमेट जो है आपका वो 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला जो एक आपका आता है वो है आपका प्रारंभिक आकलन, ठीक है, उद्देश्य आप समझ गए, ठीक है। तो अब जो बात आती है वह क्या है आपका प्रारंभिक आकलन। एस्टीमेट के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। तो एस्टीमेट के क्या होते हैं आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। आकलन के आपके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका है वो क्या है आपका प्रारंभिक आकलन, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका प्रारंभिक आकलन, ठीक है। प्रारंभिक आकलन में क्या करते हैं आप, ठीक है, इसमें आप क्या है समझिए आप पहले बात, तो प्रारंभिक आकलन के बारे में फिर हम दूसरे की बात करते हैं। प्रारंभिक आकलन का सीधा सा उद्देश्य यही होता है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट लेना है, ठीक, आपको प्रोजेक्ट लेना है, ठीक। क्या करती है सरकार किसी भी परियोजना को, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या करती है, वो सूचनाएं निकालती हैं, कहाँ पे, पेपर में, न्यूज़ पे या अन्य जहाँ पे आप तक पहुँचा जा सके, किसी भी परियोजना के बारे में बातें पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो अधिकतम जो इसका सोर्स माना जाता है वो क्या है आपका न्यूज़पेपर है या न्यूज़ चैनल है, ठीक है। इन सब के माध्यम से सरकार क्या करती है आपके लिए प्रस्ताव निकालती है, ठीक है। तो अब जो ठेकेदार होता है, जो इंजीनियर होता है, वह क्या करता है, एक मोटी मोटा, ठीक है, लागत सरकार बताएगी आपको क्या क्या, ठीक है ना। सरकार क्या बताती है आपको,
सरकार, ठीक है, सरकार क्या करती है आपके लिए, क्या करती है, परियोजना रिपोर्ट बनाती है, ठीक है ना, क्या करती है आपके लिए, परियोजना रिपोर्ट बनाती है, ठीक है ना। सरकार आपके लिए परियोजना रिपोर्ट बनाती है और इस परियोजना में सिर्फ ये बताती है कि आपको कितना काम करना है, ठीक है, और कितना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपकी दो चीजें बताती है, ठीक है ना, काम क्या है और उसमें पैसा या कह सकते हैं कि खर्च, ठीक है ना, कितना आपको मिलने वाला, ठीक है। तो जो वो परियोजना सरकार निकालती है उसमें सिर्फ दो बातों का वर्णन होता है। सबसे पहले क्या है, कार्य, ठीक है ना, काम, आपका जो काम है वो क्या है, भवन बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सड़क बनानी है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है, ठीक है, या कोई सर्वेक्षण कार्य करना है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वो कार्य हो जाता है, ठीक है। और उसमें सरकार क्या कहती है कि आप इतना काम करेंगे तो हम इतना पैसा देंगे, ठीक है। तो ये जो होती है, ये दो चीजें सरकार निकाल दी, ठीक है। अब क्या करेगी, यह पेपर में प्रकाशित करवाएगी सूचनाओं को, ठीक है। तो अब ये जो पेपर है ये आपके इंजीनियर के पास या जनता के पास पहुंचेंगे, ठीक है। और जो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए इच्छुक होंगे, ठीक है ना, मतलब जो चाहते हैं कि इस परियोजना को हम पाएं और इस पर काम करें और अच्छे से अच्छा अपना नाम फेम बनाए, ठीक है। तो ये आपका है, सिर्फ ये आपका हो गया इसके बारे में, मतलब कि जो आपका नोटिस है, ये इंजीनियर पढ़ता है, फिर उस पढ़े हुए न्यूज के अनुसार, सूचना के अनुसार क्या करता है कि उसमें एक रफ आइडिया लगाता है कि हाँ हम इतने काम में या इतने पैसे में इस काम को कर देंगे, ठीक है। तो अब जो प्रस्ताव एक छोटा सा था उसको आप लेके आते हैं कहाँ पे, जो सरकार है उसके पास या जो ओनर है जो बनवाना चाहता है उसके पास लेके जाते हैं। तो क्या करेंगे, यदि आपको वह प्रोजेक्ट लेना है तो क्या करेंगे, आप उसको दिखाएंगे क्या, ये प्रारंभिक आकलन बना के, ठीक है। तो क्या करते हैं, यदि आप ने उसको क्या प्रोजेक्ट को आपको पाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रारंभिक आकलन करेंगे। इसमें क्या होता है, सभी काम और खर्च या कह सकते हैं आप लागत, ठीक है ना, इनकी क्या होती है, मोटी जानकारी होती है, ठीक है ना, मोटी जानकारी होती है आपकी प्रारंभिक आकलन के अंदर, ठीक है। तो प्रारंभिक आकलन एक बार आप ध्यान सुनिए, प्रारंभिक आकलन वह आकलन होता है जो किसी भी परियोजना या प्रस्ताव को लेने के लिए या पाने के लिए मोटी मोटा बातों को लिखकर उस सरकार को या जो घर बनवाने वाला है या सड़क बनवाने वाला है या जिसको आप कह सकते हैं ओनर, उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उसको दिखाने के लिए जो आप आकलन करते हैं वह आपका प्रारंभिक आकलन के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रारंभिक आकलन वह आकलन है जो आप तैयार करते हैं किसी परियोजना को पाने के लिए, ठीक है। अब क्या है आपका जो दूसरा आपका आता है वह क्या है, आपका दूसरा जो आपका आकलन आता है वह आपका है विस्तृत आकलन, ठीक है ना। जो आपका दूसरा है वो क्या है आपका, ये तो आपका पहला था, ठीक है ना, और जो आपका दूसरा है वो है आपका विस्तृत आकलन, ठीक है, विस्तृत आकलन, विस्तृत आकलन, ठीक है। अब बात आती है कि विस्तृत आकलन है क्या, ठीक है ना। तो विस्तृत आकलन आपका वह आकलन है, क्या कहते हैं, आप सरकार के पास अपनी प्रारंभिक परियोजना को लेके गए, ठीक है। आप क्या करेगी, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेके जाएंगे, कुछ और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से क्या करती है सरकार, किसी एक को चुनती है, क्यों चुनती है और कहाँ चुनती है, बात ये है यदि वह काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, और थोड़ी सी उस लागत से कम में कर रहा है, ठीक है, तो सरकार प्रोजेक्ट उसको दे देती है जो काम अच्छा करेगा और थोड़ी सी कम लागत में करेगा, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करता है सरकार कि आपको दोबारा बोलेगा बनाने के लिए, ठीक है। यदि आप क्या करेंगे कि आपकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि परियोजना बंट जाती है, जो अच्छा काम कर रहा है और जो थोड़े कम लागत में कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुई, सरकार ने परियोजना को क्या कर दिया, लागू, मतलब क्या आपको दे दिया, ठीक। मान लीजिए जो परियोजना सरकार ने निकाली थी, आपकी वो जो प्रारंभिक आकलन थी वह मंजूर कर ली गई और सरकार ने आपको परियोजना दे दी करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप परियोजना का एकदम विस्तृत
ठीक है, विस्तृत आकलन करेंगे। विस्तृत आकलन में आप एक एक बातों को या हर एक बातों को या प्रत्येक बातों को ही एकदम विस्तार पूर्वक से गणना करेंगे। वो जो आपकी आती है वह विस्तृत आकलन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें किसी एक, मान लीजिए कोई आपको ईंट लगानी, ठीक है ना, तो किसी भी एक ईंट में कितनी गुणवत्ता होनी, ये सारी गुणवत्ता, उसकी कंप्रेशन सामर्थ्य, टेंशन सामर्थ्य, जल अवशोषण और धात्विक साउंड, ठीक है ना, ये सब जो गुण होते हैं उसकी जो सामर्थ्य होती है, मतलब किसी इसमें स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं आप, विशिष्टियों के बारे में बात होती है। मतलब एक एक भाग के, एक एक पार्ट के बारे में जो बात होती है वो आपका विस्तृत आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब विस्तृत आकलन क्या कहते हैं, या कह सकते हैं इसको परियोजना प्राप्ति, ठीक है ना, परियोजना प्राप्ति के बाद, ठीक है ना, जो आकलन की जाती है, ठीक है ना, उसे आप विस्तृत आकलन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि आपका प्रारंभिक आकलन क्या है और विस्तृत आकलन क्या है। यह दोनों आकलन के प्रकार हैं, ठीक है ना, एस्टीमेट के प्रकार हैं। प्रारंभिक आकलन वह आकलन होता है जिसमें मोटी मोटा जानकारी होती है। प्रारंभिक आकलन को बनाते हैं किसी परियोजना को पाने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बात आती है फिर विस्तृत आकलन। विस्तृत आकलन में क्या करते हैं, आपको परियोजना मिल गई, फिर आप इसमें परियोजना की संपूर्ण जानकारी का जो अध्ययन करते हैं, जो एस्टीमेट करते हैं, जो आकलन तैयार करते हैं, वह आपका प्रारंभिक आकलन के अंतर्गत आती है। प्रारंभिक आकलन में आपका कितना खर्च आने वाला है, कितने मजदूर लेंगे, कितना समय लगेगा, कितना उपकरण लगेगा और काम किस तरीके से होगा, इन सब का जो अध्ययन करते हैं वह आपका प्रारंभिक ये विस्तृत आकलन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना, अब जो बात आती है इन दोनों के बारे में तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि आपका जो लागत है, ठीक है ना, जो आपकी लागत है वह क्या होती है। ठीक है, लागत ये तो आपका आकलन है। ठीक है ना, आकलन मतलब क्या, आप एक आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है ना, एक आइडिया लगा रहे हैं, जो आप आकलन कर रहे हैं वह एक आइडिया लगा रहे हैं कि आपकी लागत इतनी आएगी या आ सकती है। ठीक है, और बात आती जो अगला जो बात आता है फिर क्या होगा, वास्तविक लागत। ठीक है ना, अगली क्या है आपकी वास्तविक लागत। ठीक है ना, वास्तविक लागत क्या होती है। ठीक है, ये आपका तीसरा है। ठीक है, तो बाकी ठीक है, वास्तविक लागत क्या होती है और आकलन क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा एक बार आप अंतर समझ लीजिए। आकलन और वास्तविक लागत, आकलन में क्या करते हैं, आप एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ आप जो निर्माण कार्य करने वाले हैं, कराने वाले हैं, ठीक है, उसमें एक लगभग कह सकते हैं लगभग 90 से 95 या लगभग 99% तक आप आकलन से, विस्तृत आकलन से या अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ आपका इतना खर्चा आएगा। आप 99% क्या 100% तक भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आप एक आइडिया लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपके निर्माण कार्य के दौरान किसी पदार्थ या मद की मात्रा की जो वैल्यू है, जो कीमत है वह बढ़ गई, इस वजह से वो जो आपके ने आकलन आया उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका आकलन के बारे में था। अब वास्तविक आकलन क्या होती है, वास्तविक जो लागत होती है यह क्या होती है, आपने निर्माण कार्य शुरू की। ठीक है, आपने निर्माण कार्य शुरू की, वह चलते चलते आपका निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक है, अब निर्माण कार्य पूरा होने के दौरान अब आप गणना करेंगे। ठीक है, आपका खर्चा किन किन विभागों का मतलब क्या है कि किन किन स्तर पे बटा है आपका खर्चा। ठीक है, उन सबको जोड़ के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सभी विभागों में बटे पैसे को जोड़ के, कब, जब निर्माण कार्य पूरा हो जाए, तो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं आप कि निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद की जो आपकी लागत है, ठीक है ना, लागत कह सकते हैं, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद
कि जो व्यय है, ठीक है ना, व्यय मात्रा, ठीक है ना, यह आपकी होती है व्यय मात्रा, वास्तविक लागत कहलाती है, ठीक है ना, वास्तविक लागत कहलाती है, ठीक है, वास्तविक लागत कहलाती है, वास्तविक लागत कहलाती है, ठीक। क्या कह रहा है, वास्तविक लागत, यह जो होती है वास्तविक लागत जो आपकी होती है, यह निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद आपको पता चलता है निर्माण लागत, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एस्टीमेट और वास्तविक लागत के बारे में, ठीक है। अब जो बात आती है कि एस्टीमेट और कितने प्रकार के होते हैं, हमने दो एस्टीमेट पर रख लिए, प्रारंभिक एस्टीमेट और विस्तृत एस्टीमेट, ठीक है। अब जो बात आती है कि और कितने प्रकार हैं एस्टीमेट के, ठीक है। तो अभी एक चीज और आप समझ लीजिए, जो आपकी छूट रही है, ठीक है ना, वह आपका क्या है, जो आप कर रहे हैं ये आपकी एस्टीमेट दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा था, एक था आपका प्रारंभिक, ठीक है ना, और दूसरा था आपका विस्तृत, ठीक है, ठीक, विस्तृत आकलन, प्रारंभिक आकलन, ठीक। तो ये दो थे आपके आकलन के बारे में, जो जिन दो प्रकार से आपको आकलन करना है, ठीक है। इनमें और भी आकलन है जिनको आप निर्माण काल के दौरान या निर्माण काल के मतलब निर्माण कार्य के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने प्रारंभिक आकलन कर लिया, किसी प्रोजेक्ट को पाने के लिए जो आप आकलन करते हैं वह आपका प्रारंभिक आकलन होता है। इसमें सभी मदों की मोटा जानकारी होती है, ठीक। अब बात आती है प्राकलिक, ये प्रारंभिक आकलन है, ठीक है, इसके भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके जो प्रारंभिक आकलन मतलब कह सकते हैं आपकी जो आप प्रारंभिक आकलन बना रहे हैं, ठीक है, वह किन चरणों में पूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है प्रारंभिक आकलन, इसको आप जो आधार मान के करते हैं, ठीक है ना, जो इसका आपका पहला है वह क्या है, आपका इकाई, ठीक है ना, इकाई दर आकलन, इकाई दर आकलन, इसको आप ध्यान समझिए, ये एस्टीमेट का एक प्रकार है, जिनमें मतलब क्या कह सकते हैं आपका जो प्रारंभिक लागत है ना, उनमें इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इकाई दर आकलन इसका मतलब कह रहा है किसी एक चीज या वस्तु के बारे में बता रहा है, ठीक है। मान लीजिए यदि आप इस एक मार्कर की कीमत आपने 1 रुपये निर्धारित की है, ठीक है ना, और इसी तरीके से आपको 50 मार्कर या 100 मार्कर या कुछ भी मान सकते, ठीक है, उतनी लानी है, ठीक है ना। इसकी एक मार्कर की जो कीमत होती है, ठीक है ना, उससे नंबर ऑफ मार्कर, कितने मार्कर आप ला रहे हैं, ठीक है, एक मार्कर की कीमत सबसे पहले आप पता करेंगे, ठीक है। कैसे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तो ये दिया रहेगा या तो सूची आपको दी रहेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, किसी एक मार्कर की कीमत आप निर्धारित करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक मार्कर की कीमत 10 रुपये है, ठीक। आप मान लीजिए एक मार्कर की कीमत आपकी 10 रुपये है, ठीक है, और आपके पास कितने मार्कर हैं, 10 मार्कर हैं, 20 मार्कर, अगर मान लीजिए 20 मार्कर, ठीक है, तो आपकी जो 200 मार्कर की कीमत होगी, ठीक है ना, एक मार्कर की कीमत, ठीक है ना, एक मार्कर, ठीक है ना, एक मार्कर की कीमत आपकी कितनी है, 10 रुपया है, ठीक है ना। तो आपकी जो ये 10 मार्कर हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी जो कीमत होगी यह 10 गुणे 10, ठीक है ना, ये आपकी रुपया है, ठीक है, और ये क्या है, मार्कर की संख्या, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका इकाई दर आकलन से आप व्यय निकाल लेते हैं किसी भी निर्माण कार्य में होने वाले व्यय का, ठीक है। तो ये समझाने का मार्ग का मतलब सिर्फ इतना था, क्या है आपका, कि यदि ये जो इकाई दर है ना, इससे आप प्रति बेड मतलब अगर आप भवन बना रहे हैं, ठीक है, या अस्पताल कोई बना रहे हैं, या कोई आप कॉलेज बना रहे हैं, संस्था बना रहे हैं जिसमें आपको बच्चों को पढ़ना है, यदि आप अस्पताल बना रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, प्रति रूम उसका डिजाइन वो क्या कर आकलन कर सकते हैं, प्रति बेड कर सकते हैं, प्रति मरीज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो इनका आकलन होगा अस्पताल का या चिकित्सालय का, वह आपका प्रति बेड, प्रति पर्सन या प्रति रूम के आधार पे हो सकता है, ठीक है। यदि आप किसी भी कॉलेज का निर्माण करवाना चाहते हैं तो हो सकता है आप उसको रूम के अनुसार करवाएं, कितने रूम बनवाना है, या तो आप क्या करेंगे,
प्रति सीट के अनुसार करवा सकते हैं। सीट मतलब कि यदि आपके संस्था में कुल जो बच्चे पढ़ने वाले वो 300 हैं, 400 हैं, 100 हैं, 50 हैं, ठीक है, तो आप प्रति 100 प्रति 50 ऐसे जो आप गणनाएं करेंगे वह आपका इकाई दर के अंतर्गत आकलन आएगा, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा है वह क्या है आपका प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है ना। आपका जो दूसरा है वह क्या है प्लिंथ, ठीक है, प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है ना। प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड में क्या होता है कि आपका जो फर्श है, ठीक है ना, फर्श, ठीक है, आपके जो घर का फर्श है, ठीक है, उसके क्या करेंगे आप लंबाई ज्ञात कर लेंगे और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इनसे आप इन दोनों का अपन गुणा करके क्या कर लेंगे आप एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा आपका ना फर्श का, ठीक है, मतलब प्लिंथ का मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका ढका हुआ क्षेत्र है, ठीक। मतलब प्लिंथ का मतलब क्या है देखिएगा, समझिए ये कोई आपका एक रूम है, ठीक है ना, ये आपका कोई रूम है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होंगी, ये आपकी दीवारें होंगी, ठीक। तो ये आपकी दीवारें होंगी, ठीक है। प्लिंथ एरिया के चारों ओर आपकी क्या है दीवारें हैं, ठीक है ना। तो प्लिंथ एरिया में क्या करते हैं हम, ये अंदर वाला एरिया तो लेंगे ही, जो ढका हुआ सिर्फ उसी को लेते हैं, ठीक है। ये अंदर का एरिया आप लेंगे क्योंकि यह ढका हुआ, ठीक, ये भी लेंगे और ये दीवार वाली भी लेंगे क्योंकि जो आपका ये जो ऊपर स्लैब पड़ी है, ठीक है ना, जो स्लैब पड़ी है उससे ये आपकी दीवार भी तो ढक गई है, ठीक है। तो इनका पूरे का एरिया लेते हैं। फिर से एक बार आप अंदर अंदर का मान लीजिए ये यदि ये ए है, ठीक है ना, और ये आपका बी है, ठीक है। ये अंदर वाला एरिया तो लेंगे ही, ठीक है ना, ये आपका क्या है अंदर का एरिया है, ठीक है ना, अंदर का एरिया, ठीक है ना, अंदर का एरिया है ये, ठीक है। लेकिन आप इसमें बाहर वाला भी एरिया लेंगे, ठीक है ना। बाहर वाला एरिया मान लीजिए ये कोई सी है और ये कोई आपकी डी है, बाहर बाहर एरिया, ठीक है ना। तो जो बाहर का एरिया हो जाएगा, ठीक है, बाहर का एरिया ये हो जाएगा आपका सी गुणे डी, ठीक है ना। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, ठीक है। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको समझने के लिए मान लीजिए अब जो आपका यहाँ से टोटल एरिया जो आएगा, ठीक है ना, टोटल एरिया, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा ये ए गुणे बी प्लस सी गुणे डी, ठीक है ना, ये आपका गुणे है, ठीक है। तो ये आपका टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, और वहां पे दिया रहेगा जो क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 रुपया खर्चा आ रहा है, 200 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दी रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो आप इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें यदि आप इसी मान लीजिए आपने यहाँ पे ये कोई x रुपये है, ठीक है ना, इसकी लागत, ठीक है ना, तो आप इससे x से गुणा करा देंगे और प्लिंथ एरिया जो है इसकी लागत आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड का उपयोग करके आप लागत को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो आती है वह क्या होती है घनीय दर आकलन, ठीक है। अगला जो आपका आता है वह क्या है आपका घनीय दर आकलन, इसको मैं हटा देता हूँ अगर आप समझ गए, ठीक है ना। फिर आपका जो तीसरा आता है वह क्या है आपका घनीय दर आकलन, ठीक है। जो आपका तीसरा आपका जो आता है आपका क्या है घनीय दर आकलन। घनीय दर आकलन में क्या होता है कि आपको ये मान लीजिए किसी एक बंद चीज की बात कर रहा है, ठीक है ना, मतलब क्या है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास डस्टर है, ठीक, इसमें क्या इसका क्या एरिया तो है ही, इसमें वॉल्यूम भी है, ठीक। तो मतलब घनीय दर में क्या होता है आपका वॉल्यूम के अनुसार आप रेट को निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जो इसकी जो रेट है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, ये जो रेट है इसकी आपको दे रखी है कि 1 मीटर क्यूब का रेट आपको दिया है 500 रुपये, ठीक है ना, ठीक है। या कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब बनाने में आपका 500 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए जो चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है। यदि आपको आयतन पता उस चीज़ का जिसको आप बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है
वो आपका 500 से गुणा करके आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्या है आपकी, ये इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह भी 5 मीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो आपका डस्टर है, डस्टर इसकी क्या है आपकी, ये जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई यहाँ पे दे दिया कितनी 10 मीटर, ठीक है ना, और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, चौड़ाई कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं विड्थ, ये आपकी है 5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है, या कह सकते हैं आप हाइट, ठीक है ना, ये भी आपकी 5 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपकी दी रहेगी, या आपको सवाल में निकालना होगा, सवाल में हो सकता है उसको आपको एरिया दे दे और बोल दे कि इतना लंबा है, मतलब x मीटर लंबा है, x mm लंबा है, ठीक है, तो ये दे देगा आपको सवाल में। तो आप एरिया निकाल के उस पर लंबाई से आप गुणा कर देंगे तो वो आपका आयतन में आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो आयतन में आ गई तो उसमें आप कीमत भी दी रहेगी, 100 रुपये प्रति मीटर क्यूब है, 200 रुपये प्रति मीटर क्यूब है, x रुपये प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। मान लीजिए आपकी 500, मान लीजिए x रुपये, ठीक है ना, प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। आप तो वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से जो आयतन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 10, कितना जाएगा 10 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना। यहाँ से तो ये आपका आयतन आ गया, ठीक है ना, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ से आपका आयतन मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब बोले कि 1 मीटर क्यूब का आयतन x रुपया है, तो इतने मीटर क्यूब का जो मतलब ये आयतन, ये जो खर्च आ रहा है 1 मीटर क्यूब का खर्च x रुपया है, तो इतने मीटर क्यूब का जो खर्च होगा वह गुणे x हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ से रुपए प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये यहाँ से तो आपका कट जाएगा, ठीक है, ये क्यूब से, ठीक। अब क्या जो वैल्यू आएगी, जो मात्रा आएगी, जो मतलब ये लागत आएगी, ठीक है ना, लागत आएगी